आपने वो चौंकाने वाला खुलासा सुना जो कि शेख हसीना ने किया कि अगर वो 20 से 25 मिनट और रुक जाती तो उनकी हत्या कर दी जाती कट्टरपंथियों के द्वारा। लेकिन शेख हसीना पर कब कब हमले हुए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। असल में 5 अगस्त 2024 छात्रों के नेतृत्व में कई हफ्ते आंदोलन प्रदर्शन की आड़ में हसीना को मारने का एक प्लान। शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ दिया और हसीना ने भारत में आकर शरण ली। लेकिन यूनिस सरकार के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का वहां पर गठन हुआ और 21 अगस्त 2004 ढाका में आवामी लीग की रैली में ग्रेनेड अटैक हुआ, जिसका जिक्र कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना कर रहे हैं। असल में हमले में 24 लोगों की मौत हुई और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमले में हसीना को चोट भी आई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक और तारीख 21 जुलाई 2000 कोटालीपारा में एक और बम से हमले की साजिश होती है। आइडियल कॉलेज में आवामी लीग की जनसभा होती है और वहां पर शेख हसीना रैली को संबोधित करने वाली 76 किलो का बम बरामद किया जाता है। अगर यह बम फट जाता तो शेख हसीना उस वक्त मर जाते। एक नहीं बल्कि लगातार शेख हसीना को कट्टरपंथी मारने की कोशिश कर रहे थे, जमात मारने की कोशिश कर रहे थे। और अगर शेख हसीना बांग्लादेश से नहीं निकलती तो शेख हसीना आज जिंदा नहीं होती, जिस बात का जिक्र खुद शेख हसीना ने किया। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। किरोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। AK मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले किरोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार, उनके पास में चलता हूं। सिंह साहब, शेख हसीना का बयान कि अगर मैं 20 से 25 मिनट लेट होती तो मेरी हत्या कर दी जाती, क्या कहेंगे? देखिए मनु जी, ऐसा है, शेख हसीना मुझे लगता है कि बहुत ही किस्मत वाली है कि बार बार बच रही है। और अगस्त का महीना उनके लिए हमेशा भारी पड़ा है, 75 में भी, 2004 में भी और इस बार भी। तो हर बार वो इस तरह की स्थिति से बची हुई है। लेकिन इससे शेख हसीना ने बांग्लादेश को जिस तरह से लंबे समय तक लीड किया और बांग्लादेश की इकोनॉमी को जिस तरह से मजबूत किया, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में हसीना के टाइम में सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति में था। बांग्लादेश की ग्रोथ सबसे अच्छी थी। तो उस बांग्लादेश को हसीना को हटने के बाद में इस संकट में ले आए हैं कि आज बांग्लादेश के अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए। और उसके स्पिलओवर इफेक्ट हैं वो भारत में भी होते हैं। और भारत के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि भारत के पूर्व में, जिसको हम इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से गोल्डन ट्रायंगल, जहां अंडरवर्ल्ड और नारकोटिक्स ट्रेड की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसमें म्यांमार और बांग्लादेश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, तो भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। पश्चिम की तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिसको हम गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो वहां भी अगर आर्म्स इलीगल आर्म्स ट्रेड होता है, नारकोटिक्स ट्रेड होता है, तो भारत की सुरक्षा को खतरा है। इस तरीके से भारत एक तरह से इन दो अलग अलग स्थितियों में सैंडविच हो रहा है। तो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब भारत इसके लिए क्या करे, क्योंकि भारत के बांग्लादेश के से रिश्ते अब ज्यादा अच्छे नहीं है। भारत चाहता है कि अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखे, नेबरहुड बेस्ड की पॉलिसी रखी। और हसीना जिस समय सत्ता में थी, भारत ने बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हुए। यहाँ तक कि बांग्लादेश जो टेक्सटाइल ट्रेड के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इकोनॉमी का देश था, वो भारत के रूप से यूरोप और दूसरे देशों में जाते रहे हैं। बांग्लादेश का पावर सेक्टर है वो भारत पे डिपेंडेंट है। और बांग्लादेश की जिस तरह की स्थिति है वो चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश ये जानता है कि भारत के साथ ज्यादा रिश्ते बिगाड़ के बांग्लादेश विकास नहीं कर सकता। और इसीलिए बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष ने अभी कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो या भारत का सामरिक हित
को संकट आए। लेकिन 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 लगातार किरोड़ी सिंह जी संकेत तो इसी तरह के आ रहे हैं कि वो हर वो कदम उठा रहा है जो कि भारत के लिए बेहतर नहीं है। ए.के. मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। ए.के. मिश्रा, बार बार बांग्लादेश से प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है शेख हसीना के। शेख हसीना साफ तौर पर कह चुकी है कि मेरी जान को खतरा है, वहां पर चुनी हुई सरकार नहीं है, लिहाजा प्रत्यर्पण की मांग करना भी ठीक नहीं है। ऐसे में जो यूनिस का खूनी प्लान था वो भी सामने आ चुका है। शेख हसीना खुद ये कहती है कि अगर मैं 25 मिनट रुक जाती तो मेरी हत्या वहां पर हो जाती। ऐसे में कितना उचित है प्रत्यर्पण की मांग करना, और यूनिस जिन्हें कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो एक खूनी प्लान के साथ सरकार में बैठे थे। देखिए, शेख हसीना मैम ने जो सबसे पहले ये कहा कि अल्लाह की मर्जी है कि मैं बच गई। क्षमा के साथ मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, अल्लाह की नहीं, ढाकेश्वरी देवी जो ढाका में है, सिद्धपीठ में एक पीठ माना जाता है, उनकी कृपा है कि शेख हसीना जब छोटी बच्ची थी, यानी बांग्लादेश 1971 में बना था, तब भी बची और उसके बाद आज भी बची। वो बची इसलिए कि माता ढाकेश्वरी की कृपा है, और बगल में एक सनातन धर्म को मानने वाली एक सरकार है और एक देश है। अदरवाइज आप देखिए ना, उन्होंने तो लंदन से भी गुजारिश की थी शरण देने की, मुस्लिम देशों से भी की थी, किसी ने नहीं दिया। तो ये माता ढाकेश्वरी की कृपा है, अदरवाइज अल्लाह के बंदे तो उधर अपना काम तमाम करने के लिए बैठे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, प्रत्यर्पण की जो मांग आ रही है, भारत की रीति है, रघुकुल रीति सदा चल आई। यहाँ पर यह है कि जो शरणागत है उसकी रक्षा यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजाओं ने अपने जान पे दे के किया। स्पेशली अगर वो महिला है तो तस्लीमा नसरीन का क्या हाल किया था इन लोगों ने, आपको पता है ना। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। ये एकदम सत्य है कि अगर वहां पे रुकी होती शेख हसीना तो कुछ न कुछ उनके साथ गलत हो गया होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये इस्लामिक जो कल्चर या आइडियोलॉजी या जो मैकेनिज्म होता है सत्ता को हथियाने का, वो रक्त रंजित होता है, ब्लड बाथ उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। वो चुनाव की प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते। यूनुस को नोबल शांति नहीं, नोबल पीस का पुरस्कार नहीं, छद्म तरीके से नोबल पीस, यानी पीस मतलब टुकड़े, उसको ये बोलिए कि नोबल पीस का जो उसको पुरस्कार मिला है उसके ऊपर वो बेस्ट सुटेबल है। तो प्रत्यर्पण तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्यर्पण न नैतिक रूप से हमारे लिए, न धार्मिक रूप से। और प्रत्यर्पण की जो संधि थी वो पीस टाइम संधि थी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ थी। इंडिया में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट और उधर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट टू इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। अब वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, तानाशाही है, जिहादियों का राज है, तो वो संधि ऑटोमेटिकली भंग हो गई, नल एंड वैड हो गई। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, भारत के लिए खतरे की बात, चिंताएं बढ़ रही हैं। यूनुस ऐसा कर क्यों रहा है? यूनुस कर इसलिए रहा है कि वो धीरे धीरे भारत को शांत रखना चाहता है, धीरे धीरे भारत को शांत रखना चाहता है। है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। किरोड़ी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। किरोड़ी सिंह जी, ये तो खूनी प्लान की बात हुई, लेकिन जिस तरीके से वहां की सीमा पर बाड़ेबंदी करना चाहता है भारत, वो इसलिए भी करना चाहता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से घुसपैठ हो रही है, अब यह माना जा रहा है कि बांग्लादेश से भी ठीक उसी तरह से घुसपैठ होगी। लिहाजा भारत भी तमाम ऐसी खुली सीमाएं जिसमें बाइक के जरिए, गाड़ी के जरिए कोई भी इस देश से उस देश में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए पहले तो सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत कड़ा था, अब वीजा में वो तमाम सारी जो शर्तें थी उन्हें हटा दिया गया है, और ज्यादा खतरनाक हो जाता है तब जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश लगातार जुगलबंदी कर रहे हैं। ऐसे में बाड़ेबंदी, भारत के सख्त संदेश कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश इसमें सहयोगात्मक और सकारात्मक सहयोग करे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति दर्ज कर दी और मालदा में अब से कुछ मिनट पहले मालदा में इसे लेकर बाकायदा बीएसएफ के जवानों के साथ झड़प भी हुई है और वहां पर बीएसएफ के जवानों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। ये क्या है? देखिए मनु जी, भारत का अपना सुरक्षात्मक दृष्टिकोण है। भारत जहां भी बारबेड वायर लगा रहा है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत अपने एरिया में लगा रहा है, तो वो बांग्लादेश को उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। भारत को अपनी सुरक्षा का अधिकार है और भारत अपने एरिया में अगर कोई बारबेड वायर लगाता है तो वो तो अनजस्टिफाइड है। लेकिन हम बांग्लादेश का जहां तक आंतरिक मामला है उसको हम एक तरह का यूनिफॉर्म न माने, या हम ये नहीं माने कि यूनुस है तो सब यूनुस कर रहा है।
वहां भी देखिए बीएनपी अलग है, जमाते इस्लामी अलग है। तो जमाते इस्लामी ने यूनुस को आज मुखौटा बना के कि इसकी थोड़ी प्रेस्टीज है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नोबेल पीस प्राइज दिया हुआ, उससे उसको आगे करके जमाते इस्लामी है वो अपने उद्देश्य पूरा करना चाहती है। और इसमें जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पीस पार्टी, उनमें और जमाते में भी डिफरेंस है। जमाती ये चाहती है कि यूनुस कंटिन्यू रहे और हम हमारा उद्देश्य पूरा करते रहे, और जमात के थ्रू पाकिस्तान बांग्लादेश को इन्फिल्ट्रेट करते रहे तो भारत की सुरक्षा को वल्नरेबल बना लें। बीएनपी चाहती है कि जो यूनुस की सरकार है वो लेजिटिमेट सरकार नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो चुनाव जल्दी से जल्दी होने चाहिए। तो जमात ये चाहती है कि चुनाव को लंबे समय तक पोस्टपोन किया जाए और वो अपने इरादों में सफल हो। बीएनपी चाहती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, और अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट बांग्लादेश में आती है तो निश्चित रूप से भारत के साथ अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे, और जो बॉर्डर पे जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं वो नहीं होगी। चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, जब भी प्रजातांत्रिक सरकार रही है इन देशों में भारत के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण, बातचीत होती रही है, अच्छे रिश्ते रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में हम अगर एकेडमिक लेवल पे कहते हैं तो दक्षिण एशिया में श्रीलंका और भारत ऐसे हैं जहां प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातंत्र है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमेशा एक तरह का संक्रमणकालीन प्रजातंत्र हो है, और उसमें सेना की भूमिका हमेशा किसी न किसी रूप में रही है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हम स्थायित्व तो नहीं मान के चल सकते, लेकिन अगर प्रजातांत्रिक सरकार है तो निश्चित रूप से भारत से रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन बांग्लादेश की एक मजबूरी यह है कि भारत के बिना बांग्लादेश का आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से कोई भला नहीं होने वाला है, और ये बांग्लादेश का आवाम जानता है। तो हम ये कहें कि एक जमाते इस्लामी है वो पूरे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम अपने सभी मेहमानों का जो विस्तार से इस पूरे मामले पर मेरे से चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको बता दी कि सैफ अली खान पर